नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ सियासी तापमान भी तेज होता जा रहा है। सभी दल इस चुनावी समर में जीत हासिल करने को लेकर अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करते हुए अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इंडी गठबंधन के मजबूत जोड़ के जरिए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है। ऐसे में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब चुनाव के फाइनल एग्जाम की बारी है, किसकी कितनी तैयारी। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जीत का दावा करने वाले सियासी दलों के दावों का आखिर आधार क्या है? आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। जहां फाइनल एग्जाम की तैयारी है, कौन किस पर भारी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन तीनों सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही साहब हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं वेद प्रकाश विद्रोही साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं कि अब तो फाइनल एग्जाम की तैयारी है और सवाल देश की जनता भी जानना चाहती है कि कौन किस पर भारी। अक्षय जी, आपको, भाई भूपेंद्र गहलावत जी को, वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। कौन किस पर भारी है तो सबके सामने है। जो मोदी जी कल ईमानदारी, शुचिता, पारदर्शिता के ढोल पीटते थे और कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है उससे पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि जमकर खाया जा रहा है, वसूली की जा रही है। धंधा लो, चंदा दो, हफ्ता वसूली गैंग बना दिया जांच एजेंसियों को। और ये हम नहीं कह रहे, भाजपा जिसे कथित विश्व गुरु बता रही थी, दुनिया के बड़े बड़े अखबार उनको वसूली गुरु बता रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा के सारे चुनाव अभियान को धराशायी कर दिया। आज हमारी मुंबई के अंदर रैली हो रही है 7 बजे, पूरा इंडिया गठबंधन की। वो हमारा विधिवत रूप से देशव्यापी चुनाव अभियान की शुरुआत हो जाएगा और हम 25 गारंटियां दे रहे हैं। 19 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, उसके 1-2 दिन बाद हमारा चुनाव घोषणा पत्र भी सबके सामने आ जाएगा कि भाई हम क्या करेंगे। धीरे धीरे हमारे उम्मीदवारों की भी घोषणाएं शुरू हो गई है, क्योंकि हरियाणा के अंदर छठे चरण में चुनाव है 25 मई को, इसलिए 20 से 30 मार्च के बीच में हरियाणा के सभी उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी। हमारी जन आक्रोश रैलियां विधानसभा लेवल पर चल रही हैं, लोकसभा लेवल पर हम रैलियां कर चुके हैं। घर घर अभियान, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान हमारा लगातार जारी है। तो कांग्रेस का अभियान तो तेजी से चल रहा है और भाजपा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलकर खुद हार स्वीकार कर ली है। 11 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस मुख्यमंत्री के प्रशस्ति गीत गा रहे थे, उस मुख्यमंत्री को 13 तारीख को रातों रात बदल दिया। जो अपने आप में स्वीकार करता कि भाजपा ये स्वीकार कर रही है कि यदि हम मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर चुनाव। चले, बिल्कुल ठीक। ये तो विद्रोही जी आपके दावे की बात हो गई है, लेकिन इंडी अलायंस में आखिर कितना दम है ये समझना भी बेहद जरूरी है। हालांकि जो बात आपने कही इस पर जवाब तो गहलावत साहब देंगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने साथी विद्रोही जी को, संदीप जी को, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जो अभी चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद किस तरह से जो विपक्ष है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, वो बहुत तरह से, बुरी तरह से घबराई हुई है। मैं तो सारी देश की बात करना चाहता हूँ जी। सोनिया गांधी तो पहले राज्यसभा में चली गई और प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, खड़गे साहब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और पायलट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया।
और हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और शैलजा जी कह रही है मेरे तो विधानसभा लड़ने का मन है। जब ये लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो वो ये चुनाव जीतेंगे कहां से? मेरे को तो समझ नहीं आ रही। और आज मैं ये कहता हूं, मैं कई चैनलों के मैंने सर्वे देखे जी, जो सारे चैनल्स जो मीडिया की बात है वो तो भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही खिलाफ बातें करता है और उन्होंने पोल ऑफ पोल में 385 सीट दी है। देखिए पीछे सारे चैनल्स जब हमारे 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो तीनों स्टेटों में कैसे हमारे खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि जी मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को ऐड है और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का कोई मुकाबला ही नहीं है और हमारे को सिर्फ राजस्थान में थोड़ी सी ऐड दे रहे थे। तो क्या रिजल्ट आया? आज तो मैं कहता हूं कि जब पोल ऑफ पोल 385 सीट हमें दे रहे हैं तो फिर आप ये देखना कि कितनी सीटें हमारी आएगी। और मैं एक कांग्रेस पार्टी की बात करूं, मेरे विद्रोही जी मेरे साथी हैं, बंगाल में इनका 0/0, यूपी में 0/0, ये 80 सीटों में से 17 सीटें लड़ रहे हैं और उसमें भी 7 सीटें अखिलेश ने कंडीशन लगा दी कि हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इनके सब मैदान छोड़ के भाग गए। इनका तो ना तो खाता यूपी में खुलेगा ना बंगाल चले में बिल्कुल खुलेगा, अब हरियाणा में खुलेगा। चर्चा को विस्तार रूप देते हुए आगे भी बढ़ते हैं और एक कमेंट इस पर संदीप चौधरी साहब का जरूरी है क्योंकि देखिए आपके दावे अलग हो गए। आपके दावे यानी कि एनडीए का दावा, इसको अगर हम मानकर चलते हैं, और विद्रोही साहब जो दावा कर रहे हैं वो हम मानते हैं इंडी अलायंस के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि भाई हम मजबूत स्थिति में, मुकाबला दिलचस्प है और इस बार तो बीजेपी को हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये दावा इंडिया अलायंस की तरफ से किया जा रहा है। संदीप चौधरी साहब, आपका आकलन क्या कह रहा है? भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हुआ, लेकिन अगर आज वोटिंग अगर होती मान लीजिए, तो आज के हिसाब से किसका पलड़ा कितना भारी दिखाई देता है आपको तैयारियों के लिहाज से? देखिए विद्रोही साहब अपने हिसाब से आकलन करते हैं, उनके हिसाब से कांग्रेस और उनका अलायंस जीत रहा है और बीजेपी के हिसाब से बीजेपी और अलायंस जीत रहा है। लेकिन हमें अक्सर भाई देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या समीकरण है। ये सारा समीकरण का गेम है। एक व्यक्ति के नाम से आप राजनीति की जो लड़ाई है वो लड़ सकते हैं, अपना चुनावी माहौल बना सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक ही व्यक्ति का चेहरा जिसका उत्तर प्रदेश में चल सकता है, हरियाणा में चल सकता है, वो चेहरा हो सकता है केरल में और तमिलनाडु में नहीं चल सकता, हो सकता है वो कर्नाटक में नहीं चल सकता, हो सकता है वो हिमाचल में नहीं चल सकता, हो सकता है पंजाब में नहीं चलता, वो चेहरा दिल्ली में नहीं चल पाता है। तो ये सारा समीकरण का गेम है। इस बार जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है और पूरा समीकरण का चुनाव है। हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो विपक्षी वोट है, जो एंटी बीजेपी है, उसको क्या एक प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे। अगर एक प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे तो बीजेपी गिरा मुश्किल हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से हरियाणा की बात है। अगर हम हरियाणा का मामला देखते हैं, आज की तारीख में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं और जब हम आंकड़ों के आधार पर देखते हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन फिर वही चीज आ जाती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, वो गठबंधन कितना रंग लाता है वो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना बात जरूर है, जब आमने सामने की टक्कर होती है तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो अभी हमें देखना है कि इंडिया गठबंधन परफॉर्मेंस किस तरीके से करेगा, वो कितना संयुक्त होकर, कितना यूनाइट होकर के चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे संदेह है। संदेह इसलिए है, आप कहेंगे कि हरियाणा और दिल्ली में तो आप गठबंधन कर लेते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन वहीं बराबर का जो स्टेट है पंजाब, वहां पे आपका गठबंधन नहीं होता है। तो चीजें ना क्लैश करेंगी। हम मीडिया में उन चीजों को देखेंगे कि पंजाब में किस तरीके से नेता बोलते हैं, उनका क्या सुर रहता है, वो वहां पे हमला करेंगे एक दूसरे के ऊपर और उनकी जबान बदल जाएगी पंजाब के अंदर। वो पब्लिक को ये लगेगा ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। तो वक्त थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, सब चीजें 4 तारीख तक बिल्कुल बिल्कुल सवाल इसी बात को लेकर उठेंगे और जवाब भी देना पड़ेगा राजनीतिक दलों को। अगर इंडिया अलायंस अगर लोगों के बीच में पहुंचते वोट की अपील करने के लिए, तो उस वक्त अगर जनता की तरफ से सवाल दागे जाते हैं तो उसका जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा। वैसे ही एनडीए अलायंस के साथ भी वही स्थिति होगी। लेकिन जो दावे अपने अपने किए जा रहे हैं, इन दावों का आधार समझना तो विद्रोही साहब जरूरी है। अब हम विस्तार से बातचीत करते हैं, इस डिबेट को ओपन करते हैं और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इंडिया अलायंस का दम जरूर भर रहे हैं कि बहुत मजबूत गठजोड़ होगा और ये बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब होगा, लेकिन कैसे? खासतौर पर उत्तर भारत की बात करें या हिंदी बेल्ट की हम पूरी बात कर लेते हैं,
वहां पर क्या आधार है, अगर आप दर्शकों को बताएं, आप लोगों का। देखिए अक्षय जी, भाई संदीप जी ने पंजाब का सवाल उठाया। हाँ, पंजाब में सत्ता में कौन है? आप पार्टी। प्रमुख विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में वहां गठबंधन नहीं होगा, ये पहले दिन से ही हम कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, आप पार्टी भी कह रही है, क्योंकि हमारे गठबंधन करने से वहां भाजपा को स्पेस मिलता है। हम भाजपा को स्पेस क्यों देंगे? वहां 13 सीटें हैं, क्या तो हम जीतेंगे? क्या आप पार्टी जीतेगी? भाजपा वहां है ही नहीं। अब आपका सवाल का जवाब देता हूं, उत्तर भारत का। अब देखिए भाई गहलोत जी ने बड़ा दावा किया कि भाई मीडिया तो हमारे विरोध में रहता है। अरे भैया कितनी हंसी और क्रूर मजाक है, पूरा देश जानता है मीडिया की। अरे तीनों स्टेट की बात करिए सर, मैं तो आ रहा हूँ ना, तीन स्टेट। सर मैं विद्रोही जी, मैंने तो आंकड़े, सर 3 स्टेट की बात कर रहा हूँ सर। विद्रोही जी आंकड़े दिए हैं, उसमें बोलिए। और मैं 3 स्टेट पे ही आ रहा हूँ। ठीक है गहलोत साहब, ठीक है, सुन लीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो कितना क्रूर मजाक। इन्होंने 3 स्टेट की बात कही, कहा कि भाई मीडिया ने राजस्थान में हमारी एज दिखाई थी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल कड़ा मुकाबला था। 2% वोटों का ही फर्क है, मीडिया ने कौन सी गलत बात बता दी थी। दोनों में कड़ा मुकाबला था। हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी एज थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां भी बड़ा कड़ा मुकाबला था। हम फेल क्यों हुए? हम फेल हुए आदिवासी क्षेत्रों के अंदर। भाजपा केवल आदिवासी क्षेत्रों में जीत गई। वो आदिवासी बाद में थोड़ी बहुत पैदा हो गई। सुन लीजिए ना सर, वहां इन्होंने स्वीप किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी रणनीति में कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्रों में कोई कमी रही है, इसलिए हम वहां हार गए। हम इसको स्वीकार करते हैं। हाँ, विद्रोही जी, ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि अब जिन आदिवासी समाज का जिक्र कर रहे हैं वो आपके साथ आ जाए? ये भी तो समझना पड़ेगा ना। मैं वो भी सर बताऊंगा ना सर। पहले भी इन्होंने सवाल का जवाब पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया है। अब आपके भी सवाल का जवाब दे देता हूँ। आदिवासियों के लिए हमने जल जंगल जमीन उनको 5 गारंटी दी है कि भाई जो भाजपा ने कानून बनाया है, वन अधिकारों में जो परिवर्तन किया है, उसको हम खत्म करेंगे और पुराने आदिवासियों के जितने अधिकार हैं उनको लौटाएंगे और उनकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमसे गलती क्या हुई थी कि हमने जो आंदोलन चल रहा था हंसदेव जंगल को बचाने का, हमने अडानी को काम तो नहीं करने दिया, पर अडानी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने निरस्त नहीं किया। अगर हम उसमें गलती नहीं करते तो आदिवासियों में हमारे खिलाफ रोष नहीं होता। अब उसके बाद जब इनकी सरकार बन गई तो तेजी से पूरे जंगल कट गए। अडानी ने रातों रात पूरा वो अपने कोयला खदानों का काम शुरू कर दिया। जो हमारे खिलाफ रोष था वो अब इनके खिलाफ हो गया। और पूरे देश के आदिवासियों को जो हमने 5 गारंटी दी है, जो आपको 20 की तारीख के बाद आपके सामने सार्वजनिक भी हो जाए। चले, बिल्कुल बिल्कुल, जिन गारंटियों का जिक्र आप कर रहे हैं उन गारंटियों पर जनता एतबार करे और क्यों, ये भी तो महत्वपूर्ण सवाल है ना। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है सर, टीवी की मजबूरी है ना, एक ब्रेक जरूरी है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जो समीकरण सियासी बनते दिखाई दे रहे हैं, दावे हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि मजबूत गठबंधन के जरिए हम बीजेपी को शिकस्त देंगे। बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। ये दावे तो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये दावों के पीछे आधार भी तो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, ये तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कहा जाता है। फिर ऐसा कौन सा चमत्कार होगा जो दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए भी 400 पार कर जाएगी, उधर इंडिया अलायंस कह रहा है कि भाई अब की बार तो हम भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करके ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अरे सीटों की संख्या तो 543 है, उन्हीं में से ही जीत का आधार तय होगा, और आधार जनता को लुभाने के लिए क्या मजबूत होगा ये भी समझना तो बेहद जरूरी है। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम बात यही करेंगे कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर कांग्रेस की हालत पतली है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन हो जाता है तो ये बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकना है, बहुत जल्द वापस लौटना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। हम बात कर रहे हैं चुनाव के फाइनल एग्जाम की बारी है, किसकी कितनी तैयारी है। तीनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं गहलोत साहब आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, विद्रोही साहब ने तो अपने दावे किए, लेकिन जो बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार एनडीए 400 पार,
ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, इसका आधार क्या है? देखिए अक्षय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यूपी से शुरू कर लीजिए। हम्म, यूपी में पिछली बार हमको 62 सीटें मिली थी, अब की बार हम 75 सीटें कम से कम वहां से चुनाव में जीत रहे हैं। हाँ, दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। हम्म, मेरे साथी विद्रोही ने अलायंस की बात की। पहली बात तो ये इंडी अलायंस है ही नहीं कहीं भी। हम्म, 3-4 लोग इसमें इंपॉर्टेंट थे, और मैं तो 2 ज्यादा से ज्यादा कहता हूं, हम्म, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। हम्म, ये तो दोनों इनको ठेंगा दिखा गए। हम्म, और आज स्थिति ये है कि बंगाल में भी हम 60-70% सीटें जीत रहे हैं। हम्म, और हरियाणा प्रदेश में इन्होंने कहा, हरियाणा प्रदेश की बात की विद्रोही जी ने, हम्म, अभी 2-3 महीने पहले विद्रोही जी भी मेरे साथ ही बोलते थे, हम्म, जब ये आम आदमी पार्टी कहती थी, केजरीवाल और भगवत मान कहते थे कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी हम नहीं देंगे। हम्म, जब यूनिवर्सिटी की बात आती थी तो उसमें भी हिस्सा नहीं। जब राजधानी बनाने के लिए जमीन देने की बात आती थी तो उसमें भी विरोध करते थे। हम्म, आज ये जो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को क्या जवाब देंगे? हम्म, दूसरा मैं ये कहता हूं कि दिल्ली में इनकी कांग्रेस की क्या पोजीशन रह गई? हम्म, सबसे बड़ी जो पार्टी होती थी देश की, आज उसको 4 में से 3 सीटें मिल रही हैं। हम्म, आज संदीप दीक्षित जी क्या कहते हैं? ये तो कहते थे शीला दीक्षित को और सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को। मुझे याद है केजरीवाल की बातें कि सीबीआई, आईडी और ये इंफॉर्मेशन ब्रांच, इनका क्या प्रोग्राम है? ये अब तो वो किसी को कह रहे हैं बंद कि कर हम देना साथ साथ चाहिए। हैं गहलावत साहब, अब तो वो कह रहे हैं ना कि हम साथ साथ हैं। सुन लो, विश्वास कौन करेगा? और राजनीति में कभी 2-2-4 नहीं होते, 2-2-3 भी होते हैं। जितना इन्होंने अलायंस किया है वो सारे ये इकट्ठे नहीं होंगे, उसको बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। जो लोग कांग्रेस के इसको हराना चाहते हैं, जो इनकी दुश्मनी बनी हुई थी, वो लोग तो गठबंधन में रहेंगे नहीं। उनको तो वोट बीजेपी को डालनी है। नहीं, और आपने ठीक है, नहीं उनसे जुड़ा सवाल मैं उनसे कर लूंगा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि 400 आप पार का जो पूछिए। आप नारा दे रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और ये दावा किया कि इस बार कम से कम 75 सीटें। दक्षिण में क्या होगा? क्योंकि जिस ओपिनियन पोल का जिक्र आप कर रहे हैं, वो सर्वे भी बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है बीजेपी के फेवर में। देखिए, मैं तो आपको एक बात, आज दक्षिण में भी हमारी सीटें बढ़ेगी। आज बंगाल में हमारे पीछे कितनी सीटें थी? आज सभी टीवी चैनल उसका सर्वे दिखा रहे हैं कि 26 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। लेकिन जो हमारा फीडबैक है, वहां हमारे जो लोग रातल पर काम करते हैं, वहां 30 से ज्यादा सीटें हम चुनाव जीत करके आएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, हर स्टेट में हमारी सीटें बढ़ रही हैं। और हमारी जो 300 से ज्यादा सीटें पिछली बार थी, हम 400 से ऊपर जीतेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, जो भी सर्वे आए हैं उनमें तो पोल मैंने बताया, आज मैं देख रहा था, तो उसमें सी वोटर्स का भी है, इंडियन 18 का भी है। 4-5 जो सर्वे आए हैं उनका पोल में भी 385 सीटें आप लोगों ने देने का काम किया है। और आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, हालांकि हम बार बार कहते हैं कि सर्वे उत्साहित करने वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये नतीजे होंगे इस बात की कोई गारंटी तो नहीं होती है। देखिए, हमारा तो संगठन है जनता पूरे देश के अंदर, पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारा पूरा संगठन मजबूत संगठन है, जिसके बलबूते पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, संदीप चौधरी साहब, अब आप पूरब से पश्चिम तक का हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक का भी जिक्र करना जरूरी है। ये बात सही है कि हिंदी बेल्ट खासतौर पर उत्तर भारत की बात करें तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन दक्षिण की जैसे ही बात होती है तो दक्षिण में आपको क्या संभावनाएं लगती है कि कोई चमत्कार की उम्मीद है? देखिए, चमत्कार तो राजनीति में एकदम नहीं होते, बहुत समय लगता है सीढ़ियां चढ़ने में। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर हमारे पास 303 सीटें हैं, हमारे पास इन द सेंस बीजेपी के पास अगर 303 सीटें हैं तो 303 को 370 में बदला जा सकता है। 352 सीटों को 400 पार में बदला जा सकता है। लेकिन जिस पार्टी के पास 52 सीट्स हैं, उसके लिए सरकार बनाने के नंबर तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जब जनाधार घटने लगता है तो पार्टी का फोकस रहता है अपनी जमीन बचाने पे, अपनी सीटें बचाने पे। आप ये देखिए, अभी तक भी
कांग्रेस पार्टी की जो जड़ है, जो जमीन है, जहां से इसका उदय मैं मानता हूं, वो है अमेठी। अमेठी एक पहचान है कांग्रेस पार्टी की जी। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं अमेठी से लड़ूंगा, मैं अपनी खोई हुई जमीन वापस लूंगा। हम महाराणा प्रताप की बात तो करते हैं, महाराणा प्रताप ने अपनी खोई हुई जमीन, वो जंगलों में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन अकबर से वापस ली उन्होंने मेवाड़ अपना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अमेठी खोई है और पिछले 10 सालों में आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि भाई मैं वहां से तैयारी कर रहा हूं, मैं वहां की जनता के बीच में हूं, मैं अपनी खोई हुई जमीन वापस लूंगा। तो कांग्रेस के पास कई चीजों की कमी है। देखिए, आप भागते रहेंगे तो भागने से चीजें नहीं मिलती। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अपनी उस सीट पर जाना पड़ेगा, अपनी दावेदारी वहां पर पेश करनी पड़ेगी, अपनी जो कमियां रही हैं उनको दूर करने का लोगों से वादा करना पड़ेगा। इसीलिए आज दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास कई जगह कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के टिकट पर कई जगह लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि अपनी आंखों से जब हार दिखती है तो कोई भी मैदान में नहीं उतरना चाहता। समय भी लगता है, इज्जत बेइज्जत का मामला भी होता है, पैसा भी लगता है, सारी चीजें। ठीक है विद्रोही साहब, क्या जवाब दीजिएगा? कमजोर कड़ी तो है कांग्रेस के सामने ना। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी कह रही कि इस बार 80 की 80 हम जीतेंगे, आप 17 सीटों पर चुनाव ही लड़ रहे हैं। देखिए, सीटें रबड़ तो है नहीं। उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की सीटों को छोड़कर 100% सीटें भाजपा के पास है, 100%। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 2022 में चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव के पीडीए ने किस तरह मुकाबला किया वो आपके सामने है। और कांग्रेस के साथ जुड़ने से और माहौल बना है। हर हालत के अंदर भाजपा वहां 30-35 सीटों में सिमटेगी। मेरी बात आपकी 397 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी। सुनिए ना, अरे 397 सीटों पे जमानत जब्त हुई। सुनिए ना, सुनिए गहलोत साहब, मैं आ रहा हूं। आपके दक्षिण के अंदर हर सीट पर जमानत जब्त। अरे भैया, यूपी की बात यूपी की हो रही है तो यूपी में करिए। आप दावा दक्षिण में बढ़ने का कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप यूपी के, अरे बात तो यूपी की हो रही है। मैंने अपना तो नहीं कहा, यूपी की हो रही है। मैंने तो अपना तो नहीं कहा, मैंने कहा ठीक। गहलोत साहब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं विद्रोही साहब, मुझे बताइए कि आज की डेट में कांग्रेस ये दावा करने की स्थिति में है कि हम उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे? देखिए, जितनी 17 सीटों में कम से कम 15 पर जीतेंगे। अब संदीप जी कहे कुछ भी, उनका अधिकार है, वो विश्लेषक है, उम्मीदवार नहीं। अरे राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस। विद्रोही साहब, यार गहलोत साहब, मैं आ रहा हूँ। मेरी बात ही नहीं करने दो भाई, इनकी सुन लो, मैं तो चुप हो जाता हूँ, नहीं विद्रोही साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए जो सवाल संदीप चौधरी साहब ने पूछा। ये लोग विद्रोही जी, अरे नाराज मत होइए, मुझे बोलने दिया। अरे विद्रोही जी नाराज मत होइए, आपको हमने सबसे ज्यादा अवसर भी दिया है और मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जो संदीप चौधरी साहब ने कहा कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर जवाब दीजिए। अक्षय जी, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि कौन कहां लड़ेगा कहां नहीं लड़ेगा? आप मीडिया सूत्र है, मीडिया वर्षों से हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा। नहीं तो आप कह दीजिए ना कि हाँ लड़ेंगे राहुल गांधी, बात खत्म। अभी मैं हाईकमांड हूँ? क्या मैं हाईकमांड हूँ जो मैं कह दूंगा लड़ेंगे? ये क्या मैं भाजपा हम भाजपा की तरह कोई तानाशाह पार्टी है कि मोदी साहब ने कर दिया कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? अब ये तो रायबरेली में गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट होगा विद्रोही साहब? ये सीसी तय करेगा, मैं कैसे तय कर सकता हूँ? ये जब तक कार्यकर्ता होने के नाते डिमांड तो कर सकते हैं, कोई भी किसी या लड़ना चाहिए, ये तो कह सकते हैं। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका अधिकार है विश्लेषण करने का भी, अपना संभावना जताने का भी। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता जो ईमानदार सच्चा सुच्चा प्रवक्ता होगा वो वही बात कह सकता है जो पार्टी तय की हुई है। जब उत्तर प्रदेश, चलिए ठीक है, आपकी मजबूरी भी समझ रहे हैं और समय का अभाव भी है क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है कि दावे अपनी अपनी जगह, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दावों के पीछे का आधार भी तो कम से कम संदीप चौधरी साहब होना चाहिए ना। एक फाइनल रिएक्शन, ओवरऑल इलेक्शन की अगर बात करें तो क्या आपको इंडिया अलायंस में वो ताकत नजर आती है कि कांटे का मुकाबला ही देखने को मिल जाए कम से कम? देखिए, कांटे के मुकाबले के लिए आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। उसी चीज पे मैंने सवाल उठाया था। मैंने ये कहा था कि जब आप पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे होंगे तो आप वहां पर जब केजरीवाल जी कहेंगे कि मेरे पास कांग्रेस के खिलाफ 6000 पन्नों की बुक है, उसमें सोनिया गांधी के भी घोटाले हैं, राहुल गांधी के भी घोटाले हैं, शीला दीक्षित के भी घोटाले हैं,
जब वो चीजें वायरल होंगी तो आप हरियाणा में आके कौन सी भाषा बोलोगे? जब आप केजरीवाल को चोर बताओगे दिल्ली के अंदर के इसने दिल्ली बर्बाद कर दी, इसने ये बर्बाद कर दिया, तो आप किस तरीके से लोगों के बीच में बात रखोगे? ये कुछ सामने नहीं आती और इन चीजों का नुकसान मुझे लगता है इस गठबंधन को उठाना पड़ेगा। चले, बिल्कुल समय का अभाव है, बड़ी माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दावे अपने अपने हैं, हालांकि फाइनल एग्जाम की घड़ी अब नजदीक आ चुकी है और जो दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार, इंडी अलायंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मजबूत गठजोड़ के जरिए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि ये फैसला तो जनता जनार्दन को करना है, लेकिन जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कम से कम इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं कि एक तरफ कुनबा मजबूत करने की कवायद की जा रही है, दूसरी तरफ बिखराव भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ दावे जरूर बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे का जो आधार है वो आधार उतना मजबूत दिखाई नहीं देता। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।